Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I'm your economics educator Gauri Jadon, and today we are doing our most important questions for chapter number 1 of statistics, that is introduction. तो आज हम लोग पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अलावा एमसीक्यूज में जो चीज़ें छूट गई हैं इसको हम आज कवर कर लेंगे, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। वैसे आप इस वीडियो में अभी देख रहे हो तो बिल्कुल मिस कर ही नहीं रहे हो, अच्छी बात है। तो एंड तक आपको ये वीडियो देखना है। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आपके लिए वेरियस क्लासेस, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। बस फर्क इतना है, वो एक हिंदी मीडियम चैनल, एक इंग्लिश मीडियम चैनल है और डिफरेंट बोर्ड्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीबीएसई चलता है, हिंदी मीडियम में आपको एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट स्टूडेंट्स। तो इसी बात पे जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, जो भी आपको लगता है ना डाउट वगैरह वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँ। यू कैन टैग मी सो दैट मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आज। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, अच्छी एक्टिविटी लेके आई हूँ मैं आप लोग के लिए, बिकॉज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं, नया चैप्टर शुरू हुआ है, सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग डिफरेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एन एक्टिविटी कैन बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वन सिचुएशन एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अनदर सिचुएशन। डू यू एग्री? गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। देखो, ये बोल रहे हैं कि एक पल में वो चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है, दूसरे पल में नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, तुम लोग को ये याद है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? मैंने एमसीक्यू वाले सेशन में बताया था, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी बताया था। अगर देख के आओ तो पता होगा, नहीं देख के आओ तो जल्दी बता रही हूँ, है ना, क्योंकि भाई बाकी बच्चों का नुकसान हो जाता है, बार बार एक चीज़ को पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, एक है मेरे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक होती है मेरे पास नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनके बदले में भाई पैसा इन्वॉल्व रहता है, कोई भी चीज़ आप फ्री में नहीं कर रहा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहती है कि यहाँ पे इसके बदले में आपको कोई पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है, सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। हमारे पास 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है मेजरली कंसर्न में, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है कंजप्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर इसके बदले में अगर आपको कोई मॉनिटरी बेनिफिट मिल रहा है पैसे के टर्म्स में, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, और नहीं मिल रहा तो नॉन इकोनॉमिक है। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, ये क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं घर पे अपने भाई को पढ़ा रही हूँ, मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए इतना डिफरेंस? आगे बढ़ें, चलो। So yes, I agree with the given statement. For example, if a doctor treats his patient at the clinic, then it is an economic activity as the doctor gets fees for that. However, if the doctor treat his children or son at home, then it is non-economic activity. देखो, प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो दोनों ही कर रहे हैं, जो काम है, मेजर काम है, वो तो दोनों ही कर रहे हैं, है ना। मैंने क्या बोला था आपको, जब भी मैं आपको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ मैं कौन कितना प्रोडक्टिव है उसके बेसिस पर जज नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक चीज़ पर जज कर रही हूँ कि उसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मॉनिटरी बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको टीचर वाला एग्जाम्पल दिया था, वो भी आप लिख सकते हो कि एज अ टीचर अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, उसके बदले में जो मुझे सैलरी मिल रही है, ये एक मॉनिटरी बेनिफिट है। ये जैसे कि टीचिंग में एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है ना, मैं आपको बेसिकली एक तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी है। तो आपको ये समझना है कि उसके बदले में आई एम गेटिंग पेड फॉर इट, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रही हूँ, फ्री में पढ़ा रही हूँ, तो नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। काम तो दोनों सेम कर रही हूँ मैं, तो एक्टिविटी में सेम चीज़ परफॉर्म कर रही हूँ। जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो तो मैं दोनों जगह ही कर रही हूँ ना, लेकिन एक के लिए मुझे पैसा मिल रहा है, एक के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन? ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल मुझे और भी एग्जाम्पल्स लिख के बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कमेंट। क्या स्कैरसिटी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है? सारी दिक्कत की जड़ ये स्कैरसिटी है? तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा स्कैरसिटी की वजह से हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है, जो डिफाइन करता है बेसिकली स्कैरसिटी का मतलब क्या रहता है कि भाई जितना आप डिमांड कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा सप्लाई नहीं मिल पा रहा,
मतलब डिमांड आपकी ज़्यादा है इस कंपैरिजन टू द सप्लाई, तो शॉर्टेज है चीज़ों की। अब हम किसकी बात करते हैं, जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, बिकॉज रिसोर्स, पैसा भी तो एक रिसोर्स ही है। अगर मेरे पास पैसों की कमी है तो मुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है लाइफ में, चूज़ करना पड़ता है बार बार कि ये करूँ कि नहीं करूँ, किस में ज़्यादा पैसा जाएगा, किस में पैसे बच सकते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये डिसीजंस मुझे लेने पड़ते हैं। सेम इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं, लोगों को लेने पड़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या कहता है स्टूडेंट्स? पहली बात ये कहता है कि जो ह्यूमन की जो वांट्स हैं और अनलिमिटेड, भैया लोगों की जो इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, ये चाहिए वो चाहिए। सेकेंड क्या कहते हैं कि जो वांट्स हैं लिमिटेड अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड या आप बोल सकते हो स्केर्स हैं। एंड थर्ड चीज़ क्या है, जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी तो है ही, साथ में एक और दिक्कत ये है कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर? तो ये क्या होता है मेरे पास, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सो द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। Scarcity refers to a situation when resources are not enough to satisfy all the wants of its people. Scarcity is pervasive. Pervasive का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, हर जगह किसी ना किसी चीज़ की कमी तो होती ही होती है। And is a fact of economic life for each and every individual in the whole world. Scarcity of resources is the basic reason for existence of economic problems in all economies. There would have been no economic problem if the resources were not scarce. अगर resources abundance में होते, अधिकतर enough रहते हमारे लिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन दिक्कत ये है ना कि चीज़ों की कमी है, तो मुझे चूज़ करना पड़ता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ठीक है, वही इकोनॉमिक्स है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। All of you quickly take a screenshot of this one. Question number 3 जल्दी से करेंगे। Classify the following activities into economic and non-economic activities. ये कुछ activities आपको दिख रही हैं, A, B, C, D, E, F. आपको बताना है कौन सी इकोनॉमिक है कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। अभी मैंने आपको समझाया भी था स्टूडेंट्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, तो वो तो फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, लेकिन आपको मैं टाइम दे रही हूँ, पॉज करो वीडियो को, स्क्रीनशॉट लो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 के A, B, C, D, E, F के क्या आंसर्स हैं आपके लिए। ऑल ऑफ यू जल्दी से क्विकली टेल मी क्या होंगे इसके आंसर्स। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको समय दे रही हूँ, 1 मिनट का समय है, जल्दी से करिए सारी चीज़ों को। डन? तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, समिता कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अ पर्सन सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स ऑन द स्टेशन, अ स्टूडेंट प्रेइंग इन टेम्पल फॉर गुड मार्क्स इन द टेस्ट। ये वाला तो मुझे पक्का जानना है, सी ऑप्शन तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि क्या है। डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स एट हिज क्लिनिक, एन ओल्ड लेडी अटेंडिंग सत्संग। वेरी नाइस, हाँ नाइस। Next we have a person teaching his daughter for her board examinations. लो, everything is very relatable ना, very very relatable question। चलो कर लिया सबने, आंसर कर दिया क्या? डन? चलो तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी है। समिता कुकिंग फॉर अ फैमिली, भाई हमारी मम्मियाँ इतना काम करती हैं हमारे लिए, उनके बदले में उनको पैसा मिलता है क्या? पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पैसा मतलब मनी, मॉनेटरी गेन। सो पैसे नहीं मिलते उसके बदले में, है ना। Our mothers work day and night, take care of us. प्रोडक्टिव काम कर रही हैं, ऐसा नहीं करे कि वो कोई मेहनत वाला काम नहीं है, प्रोडक्टिव काम है, लेकिन उसके बदले में उनको पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है। इसलिए कई बार उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनके काम को हम लोग सही से ट्रीट नहीं करते या उनको ऐसा ट्रीट नहीं करते कई बार मम्मी को ढंग से, है ना। तो नहीं करना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक बार खुद करके देखो, दिन में एक बार काम पूरा समझ जाओगे, फिर आप बोलोगे भाई हमसे डबल सैलरी मम्मा को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स ऑन द स्टेशन। तो अगर वो काम कर रहा है सेलिंग का,
है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल उसके लिए उसको पैसे मिलेंगे। अगर भाई हम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेचेंगे उसके बदले में मिलेगा ना पैसा, पैसा का आपको खेल है यहाँ पे पूरा, ठीक है। सो इफ दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, सो डेफिनेटली क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, चलो ये मेरा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चलो, a student praying in the temple for good marks, a student praying for good marks in the test। ये तो तुम रोज करते हो, रोज हाथ पैर जोड़ते, रोज नहीं, सॉरी रोज नहीं करते अपन। ये जो एग्जामिनेशन आता है ना उसके एक दिन पहले ही भगवान याद आते हैं। वैसे तो मंदिर के एक बार झांकी भी नहीं देखेंगे भी नहीं, कुछ होते हैं रिलीजियस पीपल, स्पिरिचुअल पीपल, गुड भैया, गॉड से कनेक्टेड रहना चाहिए। एट द एंड पूरी नगरी उन्हीं के हाथ में हमारी है ना नैया, तो दैट इज वाई बिल्कुल बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव एंड वॉट यू डोंट हैव, वर्क हार्ड फॉर इट, प्रे टू गॉड कि भैया वो आपको स्ट्रेंथ दे, वो आपके साथ रहें, and you should work hard to achieve whatever you want in your life and be humble and be full of gratitude for whatever you have, है ना। तब जब हम, ये तो होगी ज्ञान की बात अब बात आती है कि जो आप प्रे करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी की नहीं, प्रोडक्टिव तो बहुत है भैया, बहुत मेहनत लगती है भाई, हाथ जोड़ो, प्रे करो, इतना दिमाग लगाओ, भगवान आप ये कर दोगे तो मैं ये कर दूंगा, आप ये कर दो तो ये हो जाए, बस इतना कर दीजिए, बहुत करते हैं, लेकिन उसके बदले में नॉट गेटिंग मॉनिटरी गेन ना, तो ये नहीं आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट एट दिस क्लिनिक। तो अगर डॉक्टर क्लिनिक पे अपने भाई बिल्कुल पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे तो फ्री में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और डॉक्टर्स तो बिल्कुल फ्री में नहीं करते, हॉस्पिटल में जाने के ही 5,000 रुपये लग जाते हैं आजकल, इसलिए लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, उन्हें डर लगता है कि भाई कौन सी बीमारी निकल जाएगी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी। गॉट इट, समझ गए सभी के सभी। चलो भैया, एन ओल्ड लेडी अटेंडिंग सत्संग, तो भाई इनको सिर्फ बस बेनिफिट ये मिलता है कि दे फील गुड, है ना, बढ़िया, सत्संग में थोड़ी बातचीत भी हो जाती है लोगों से, इधर उधर की खबर भी मिल जाती है, तो मन खुश सा हो जाता है, बाकी भगवान से भी कनेक्टेड हो जाते हैं, तो अच्छी चीज़ है, प्रोडक्टिव है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा रिटर्न में, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अ पर्सन टीचिंग हिज डॉटर फॉर हर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो पर्सन मतलब खुद का बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो उसके बदले पैसा तो आप लोगे नहीं, तो नहीं, बल्कि तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो 2 इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बाकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, नॉन इकोनॉमिक भी लिख दूं क्या, पता चले भाई तुम लोग आधे का ही स्क्रीनशॉट लो फिर समझो नहीं कि क्या है। जैसे नीचे लिखा है ना, अब लिख दिया है तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं भैया। अब ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स, ओके, जल्दी से लेंगे इसका स्क्रीनशॉट एवरीवन। देखो सारी जो चीज़ें हैं ना ये एग्जाम्पल्स हैं, यही एग्जाम्पल्स आपको जब क्वेश्चन में आपको नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में लिखना आएगा ना, तब भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि अभी से यहाँ लिख लो, ताकि जब एग्जाम में कोई आएगा तो क्या पता इसमें से कोई तुम्हें याद आ जाए, तुम फटाक से लिख लेना यहाँ से, ठीक है जी। डन, आगे बढ़े। कैसा लगा ये क्वेश्चन, बढ़िया लगा। चलो नेक्स्ट, मैं इसलिए क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ बिकॉज नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच का डिफरेंस कई बार आता है। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा तड़कता भड़कता हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है सबको। आइडेंटिफाई द इकोनॉमिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय द वेरियस इकोनॉमिस्ट। तो याद है चैप्टर की शुरुआत ही हमारी हुई थी भाई 4 लोगों से। हर जगह 4 लोग ही होते हैं जो गड़बड़ करते हैं। अब मेरे समझ में आ रही 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग ने क्या कहा इकोनॉमिक्स में। एक ने बोल दिया भाई वेल्थ ही सब कुछ है, एक बोल रहा है वेलफेयर ही सब कुछ है, एक बोल रहा है ग्रोथ ही सब कुछ है, एक बोल रहा है स्कैर्सिटी ही सब कुछ है। तो ये 4 लोग क्या बोलते हैं यही डिफाइन करता है। 4 लोग की दिक्कत कभी खत्म नहीं होती, इकोनॉमिक्स में भी खत्म नहीं हो रही, कहीं भी खत्म नहीं। 4 लोग ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और दिमाग खराब करते रहते हैं। ये हो गई हमारी भड़ास निकल गई, फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, बैक टू स्टडीज। ठीक है, तो ये आपको पता है कुछ डेफिनेशंस दी गई थी बाय 4 फेमस इकोनॉमिस्ट। कौन कौन से थे, सैमुअलसन थे, एडम स्मिथ थे, उनको तो हम भूल ही नहीं सकते, रॉबिन्स थे हमारे पास, एंड मार्शल थे। 4 लोग थे, अभी मैंने बता दिया 4 लोग ने 4 क्या बातें करी हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज चैप्टर नंबर जब हमने शुरू किया था ये 1 पहला जो हमारा वीडियो ही था, है ना, आफ्टर चैप्टर वो इसी चीज़ पे था। बहुत लंबा डिस्कशन हमने किया था कि 4 लोग ने क्या कहा है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशंस गिवन है एंड यू हैव टू टेल मी कौन ने किसने क्या कहा। ओके,
चलो चलो, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्कैरसिटी की बात हो रही है। स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मुझे क्या बताइए। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ यूटिलाइज इट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, वाकई अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। जल्दी जल्दी बताना है इसका क्वेश्चन मुझे। चलो डन, 4 लोग की 4 बातें। तो सबसे पहले हमें पता है कि रॉबिन्स ने बात करी है स्कैरसिटी की, तो जब भी रॉबिन्स का नाम आएगा तो आपको समझना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्कैरसिटी की बात कर रहे हैं। तो रॉबिन्स की बात आती है हमारे पास स्कैरसिटी में। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट हिज इनकम एंड हाउ यूटिलाइज इट, यानी वेलफेयर की बात हो रही है। तो वेलफेयर की बात हमारे किसने करी थी भाई? मार्शल साहब ने करी थी। तो इनका नाम यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो। और भैया ये वेल्थ वाले आदमी से एक थे, दैट इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलो ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। याद रखना, इसके अलावा कौन बच गया हमारे पास? बताओ, ग्रोथ वाला पॉइंट ऑफ व्यू बच गया। ग्रोथ वाला पॉइंट ऑफ व्यू किसने दिया था? सैमुअलसन ने दिया था। ठीक है, चलो गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। आर दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो आपको ना एक एक्टिविटीज लिखनी की कौन कौन सी बिजनेस में होती है, उसमें से बताओ कौन सी इकोनॉमिक है। अभी मैंने बताया था आपको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भाई लिख लो, तुम्हारे काम आएगी। अब किसने लिखी थी देखते हैं। सो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी बिजनेस जो हम करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी डेली बेसिस पे होती हैं जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। पहला होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन हो गया है ना, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय अ डॉक्टर, अ टीचर टीचिंग इन स्कूल, बिजनेस ऑफ लाइफ है ना, तो लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बेसिस पे, अ टीचर टीचिंग इन हिज ओन सन है ना। तो आपको ये बताना है कि ये कुछ एक्टिविटीज़ है। अब इसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कौन सी इकोनॉमिक है कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। तो पहले आप ये वाला स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको एक एक करके बताते हैं। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ना बेटा जान है इस चैप्टर की, उसको तो बिल्कुल लाइटली लेना ही नहीं है। चलो, सो आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस कैरिंग आउट बाय अ फर्म, इकोनॉमिक। बाइंग एंड सेलिंग, इकोनॉमिक। ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट बाय अ डॉक्टर, इकोनॉमिक। अ टीचर टीचिंग इन स्कूल, इकोनॉमिक। अ टीचर टीचिंग इन हिज ओन सन, नॉन इकोनॉमिक। Social services rendered by an NGO to the flood victims. Take a screenshot fast. Question number 6. Statistics is full of advantages and does not suffer from a single limitation. क्या स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ एडवांटेजेस हैं, कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है क्या हमारे पास? जल्दी मुझे बताओ। ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टेल मी कि सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस है क्या स्टैटिस्टिक्स में? हमने लिमिटेशंस ही पढ़े, कौन कौन से जल्दी बताएंगे सभी। ओके स्टूडेंट्स, सो डेफिनेटली वी हैव सीन सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमने 3 कैटेगरीज में पढ़ा था। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, है ना। ये कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में अंडरस्टैंड करने में, गवर्नमेंट के लिए हर तरीके से। हमने देखा था
कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तीनों कैटेगरीज में, चाहे इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सबको हेल्प करता है ना। तो बिल्कुल, लेकिन लिमिटेशंस भी तो देखे थे। तो ये वाला पॉइंट क्या है, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर सकती, बिकॉज इन्हें क्या लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स इज फुल ऑफ एडवांटेजेस एंड डज नॉट सफर फ्रॉम अ सिंगल लिमिटेशन। अब यहाँ पे जब लिखा है फ्रॉम अ सिंगल लिमिटेशन, तो ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफिक कर रहा है। एंड हमें पता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नेचर होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता है कि यार ये ना थोड़े गड़बड़ वाली चीज़ हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे भी हमें गिवन है स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें कोई भी एक सिंगल लिमिटेशन भी ना हो, बल्कि हमने तो कितने सारे लिमिटेशंस पढ़े हैं, राइट। सो नो, आई डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट एज स्टैटिस्टिक्स सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। पहला है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना। मतलब हमें पता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स को पढ़ते हैं, और क्वालिटेटिव को कैसे पढ़ सकते हैं, जब हम क्वालिटेटिव को भी क्वांटिफाई करेंगे तब हम पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल टर्म्स में डील नहीं करता। हमेशा कंपेयर करने के लिए वी विल नीड मोर डेटा। इट कैन बी मिसयूज्ड, बिल्कुल। एंड स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, बिकॉज हमें पता है कि 100% एक्यूरेसी का वादा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव, स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, है ना, एंड ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स थोड़ा ना है ऐसा मास्टरी वाला खेल है कि हर कोई उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकता, एंड जो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा वो बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर सकते हैं, जो नहीं कर पाएगा उनका डेटा भी ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, राइट। सो दैट इज़ वाई ये भी सही है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, है ना। तो अगर हमारे पास डेटा अलग अलग गिवन है तो हम दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते, स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा सकते। तो होमोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है डेटा का, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, लिमिटेशन है। अब देखो यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा तो आपको यही लिमिटेशंस को एक एक दो लाइन में समझाना पड़ेगा। अगर शॉर्ट आंसर टाइप है तो इतने में ही काम हो जाएगा, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता है ये डिस जो लगता है बेसिकली एक नेगेटिव है, नेगेटिव दिखाता है किसी चीज़ को, है ना। सो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड द स्टेटमेंट्स। क्योंकि हमने अभी बात करी, जब हम लोग लिमिटेशंस की बात कर रहे थे कि भाई स्टैटिस्टिक्स का जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं और एन एवरेज हम सही मान रहे हैं, जनरलाइजेशन करके स्पेसिफिक अगर जाओगे तो आपको गलतियां मिल सकती हैं, एरर्स हो सकते हैं। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स इसमें ना एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा आपको देखने को मिलता है। इन स्पाइट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिस्टिक्स, considerable distrust exists in the minds of people with regard to its reliability and usefulness. The reason for this distrust is improper use of statistical tools by unscrupulous, irresponsible, inexperienced and dishonest persons. तो आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो है मिसयूज़ किया जा सकता है, एंड कई बार लोग उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं, है ना, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करते हैं, तो ये गलत है। सो दैट इज़ वाई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स कुड बी अ रीज़न ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझे स्टूडेंट्स ये वाली बात को। क्या कोई ऐसा इंसान जो खुद डिसऑनेस्ट है, जिसको खुद ईमानदारी नहीं है जिसमें, और वो खुद को ऐसे डेटा एनालिस करेगा तो अपने हिसाब से चीज़ों को वो मिसयूज़ कर सकता है, मिसरिप्रेजेंट कर सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैटेगराइज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने आई थिंक सेकेंड सेशन में आफ्टर चैप्टर ओवरव्यू उसका हमने मीनिंग पढ़ा था, और सेकंड सेशन में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स को हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस में डिफाइन कर सकते हैं। जब हम लोग सिंगुलर सेंस पढ़ रहे थे हमने पूरा देखा था किस तरीके से कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। So statistics refers to aggregate of facts. Statistics involves presentation, interpretation of data.
it is collected for the predetermined purpose, involves collection, organization of data. Statistics should be collected with a reasonable standard of accuracy. अब देखो इसमें हिंट ये है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब मैं आपको सिंगुलर सेंस से बात करती हूँ, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि पहले क्या आता है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज कर लिया, देन यू विल डू प्रेजेंटेशन, देन यू विल डू एनालिसिस. Clear? So collection of data, organization of data, presentation, analysis of data, and last में हमारे पास क्या आता है, interpretations, जो clearly यहाँ पे भी लिखा है, interpretation of data, right? So students, you need to अब ठीक है, पूरा पूरा लिख दो भाई, वरना पता चला आप लोग आधा अधूरा ही कॉपी में भी लिख रहे हो, एग्जाम में भी. तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी, सिंगुलर सेंस में पढ़ी थी. दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं सिंगुलर सेंस की, सबसे पहले आपको दिखेगा BCNE, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है, यहाँ पे कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. तो जो एक प्रोसेस होता है स्टैटिस्टिक्स का, जो हमें पढ़ते हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, अगर ये सारी बातें हो रही है तो समझ जाना ये सिंगुलर सेंस में हो रही है. वहीं पर हम लोग एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स करें. एग्रीगेट मतलब भाई ज़्यादा लोग को आप मिला रहे हो. प्लूरल सेंस का भी तो मतलब ही रहता है ना, व्हेन मोर थिंग्स आर इन्वॉल्व. दैट इज़ वाई ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लूरल वाला केस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है. देन अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन ऑफ अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस, कि जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो एक प्री डिटरमिन्ड पर्पस के लिए कर रहे हो, ये भी मेरा एक प्लूरल सेंस में आएगा. एंड लास्ट हमारे पास रहेगा स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, ये भी मेरा किस में आएगा, प्लूरल सेंस में आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर कि सिंगुलर सेंस में हम लोग किसकी बात करते हैं, कि बेसिक जो फंक्शंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, कौन कौन से होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. ओके, तो जब भी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा ये सारी चीज़ें आती है तो सिंगुलर सेंस में. वहीं पे जब मैं एग्रीगेशन की बात करती हूँ, एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स आ गया, कलेक्शन हो गया फॉर अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस, ऐसे जनरलाइज वे में बात करती हूँ तो वो मेरा एक तरीके से प्लूरल सेंस में आता है. क्लियर? सबको इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. साइड में जो मैंने चीज़ें लिखी हैं वो सिंगुलर सेंस में लिखा है, बाकी नीचे भी आपको आंसर गिवन है. ठीक है, Question number 9. Statistics is affected by multiplicity of causes. Explain this with the help of an example. तो हमें पता है भाई स्टैटिस्टिक्स जो है, बिल्कुल हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि मल्टीपल कॉजेज़ कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं. राइट, सो लेट्स सी. So numerical data given in statistics is influenced by variety of factors. It is not an easy job to study the effects of one factor separately by ignoring the other factors. अब जैसे कि मैं बात करती हूँ, अगर मुझे किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो सिर्फ उसके मार्क्स के बेसिस पर मैं कंपेयर नहीं कर सकती. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं. उसके घर पे क्या कंडीशंस हैं, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, कहाँ वो पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, वेयर डज ही लिव. सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स जो एक स्टूडेंट के बिहेवियर, उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. सिमिलरली जो डेटा भी हमें मिलता है उसको भी बहुत सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती है. जैसे कि आप देखते हो ना, दुनिया में बहुत सारे इंडाइसेस वगैरह आते हैं, दैट फिनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री, न्यूजीलैंड इज़ टॉप, जो हमारे पास इंडाइसेस आते हैं, यूनिसेफ उसमें एक तरीके से टॉप कर रहा है. तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि फैक्टर्स कौन कौन से डिफाइन कर रहे हैं. अगर हम एक न्यूजीलैंड को कंपेयर कर रहे हैं, फिनलैंड को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनका जोग्राफिकल लोकेशन और एरिया की हम बात करते हैं, वो इंडिया के कंपैरेटिवली कितना छोटा है. एक 40 बच्चों की क्लास मैनेज करना अलग बात है, वहीं पे पूरे स्कूल को एक साथ मैनेज करना अलग बात है. तो दोनों चीज़ों में अंतर है ना. तो सेम चीज़ आपको ये समझना है कि जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है, स्टैटिस्टिकल डेटा आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तभी मैं अपना डिसीजन बायसनेस के बिना बना पाऊंगी. राइट, सो न्यूमेरिकल डेटा गिवन इन स्टैटिस्टिक्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर्स एंड इट इज़ नॉट ईजी जॉब, है ना, कि आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके पढ़ो. जैसे कि
For example, statistics of production of a crop, say rice, is affected by the rainfall, fertilizers, seeds, method of cultivation. तो अगर मुझे जानना है भाई कि भाई कितना ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है या एक साल में कितना भाई फार्मिंग हो रही है, तो मुझे कितने सारे केसेस उसमें देखने पड़ेंगे कि भाई इरिगेशन फैसिलिटी क्या है, क्लाइमेट कंडीशंस क्या है ना। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा, तभी मैं किसी रिजल्ट पे आ पाऊंगी। तो यही चीज़ आपको समझना है कि जो मेरे पास डेटा आ रहा है, भले वो न्यूमेरिकल इन नेचर है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्टेड रहता है, तो उसको स्टडी करके कंक्लूजन निकालना इज़ नॉट ईजी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी सेपरेटली द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्सेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो सारे फैक्टर्स को अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है, हमें सबको साथ में लेके ही स्टडी करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा टू गेट द राइट आंसर्स, राइट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला है मेरे पास एनी सिंगल न्यूमेरिकल फिगर इज स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड है statistics makes the complicated data simple and intelligible. Okay, and in singular sense statistics means a collection of numerical facts. Think क्या हो सकता है? It's a very nice, इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया गया है, तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। थिंक ऑफ एन आंसर ना, सोचो जल्दी क्या हो सकता है। क्या स्टैटिस्टिक्स, क्या न्यूमेरिकल फिगर, अगर कोई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फिगर आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, तो क्या मेरा स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा? नहीं, स्टैटिस्टिक्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। सो दैट इज वाई आपको समझना पड़ेगा अ सिंगल न्यूमेरिकल फिगर कैन नॉट डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स मेक्स अ कॉम्प्लिकेटेड। ये तो भाई इसमें नो डाउट इट इज़ ट्रू। स्टैटिस्टिक्स का पहला ऑब्जेक्टिव ये रहता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा रहता है, इतना लार्ज डेटा रहता है, उसको सिंप्लीफाई करके लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। सो डेफिनेटली ये डेटा को सिंपल करता है, तो इस बात में हम बिल्कुल एग्री करते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इन सिंगुलर सेंस, अगेन हमने अभी पढ़ा था कि सिंगुलर सेंस में नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्लूरल में आती हैं। सो दैट इज़ वाई क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल लिखा होता तो ये बिल्कुल सही होता। क्लियर ऑल ऑफ यू? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। सो विद द स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, कैसे लगे क्वेश्चंस, बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टूडेंट्स। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपको ये वीडियो बिल्कुल शेयर करना है, सो दैट मुझे ही पता चले भाई उनका क्या फीडबैक है। राइट स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेज फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेज 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 special courses which is related to Vedic Maths crash course and spoken English course is also available for all of you on this particular channel. इसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड E-notes एंड E-books, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।